निम्नलिखित आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 40वां, 41वां, 42वां या फिर 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 41वां संवैधानिक संशोधन, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 40वां संवैधानिक संशोधन जो है वो भारत के समुद्री क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया। 41वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, जबकि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए और इसमें ही नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी जोड़े गए और इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया। जबकि 41वां संवैधानिक संशोधन जो था ये 1976 में ही हुआ था, ठीक है। जबकि 43वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 1977 में हुआ था। 43वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1977 में हुआ था और 43वां संवैधानिक संशोधन जो है उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा और रिट रद्द करने के अधिकार को बरकरार रखा गया। और जो 41वां संवैधानिक संशोधन जो है ये भी 1976 में ही हुआ था। 40वां, 41वां, 42वां 76 में हुआ था और 43वां जो है वो 1977 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, तीसरा है औषधियाँ और विष, चौथा है कृषि स्रोतों से आय पर कर। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 और 2, 1 और 4, 1, 2, 3 या फिर 3 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ये तीनों जो हैं वो 7वीं अनुसूची में दी गई हैं और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची में संघ सूची जो है उसमें 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशेष प्रावधान वाले राज्यों से संबंधित है, जिसमें नागालैंड 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच। तो अगर इसको हम सही सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन नागालैंड, क्योंकि नागालैंड जो है 371 बी में ना होकर 371 ए में दिया गया है। 371 ए में नागालैंड है, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा और 371 जे में कर्नाटक का वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है? पहला है कि इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी और इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो कौन सा सही है? केवल 1, 1 और 2 दोनों,
केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, दोनों कथन जो है इसके सही हैं, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी राजनीतिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इसी अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई, यही इसलिए पहला कथन सही है। जबकि दूसरा जो है इसी अधिनियम के द्वारा वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करके इसे एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, इसलिए दूसरा कथन जो है पूर्णतः सही है। सिविल सेवकों के चयन के लिए इस अधिनियम के द्वारा खुली प्रतियोगिता की प्रणाली को शुरू करने का भी प्रयास किया गया। इससे स्पष्ट किया गया भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार प्राप्त करने के में वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन का आह्वान कब किया? वर्ष 1934, वर्ष 1935, वर्ष 1938 और वर्ष 1940। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वर्ष 1935। क्योंकि भारतीय संविधान में की गठन की मांग जो है भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. रॉय ने 1934 में यह विचार संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में देश में संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन का आह्वान किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में घोषणा की कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बाह्य हस्तक्षेप से रहित स्वतंत्र भारत का संविधान किया जाना चाहिए और ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनको कहां से लिया गया है। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य के नीति निष्ठ तत्व, मौलिक कर्तव्य और संविधान का संशोधन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है द्विसदनीय जो व्यवस्था है भारत की वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। नीति निष्ठ तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं और संविधान में संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन का जो सही है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत किया जाना। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन लिया गया है। और रूस की बात की जाए तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श जो हैं वो रूस से लिए गए। अगला प्रश्न है भारत संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष। कूट के आधार पर चयनित करना है कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3, चौथा 1, 2, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 3। क्योंकि भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगरपालिका की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों से संबंधित है? 11वीं 7वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ठीक है, और यह नगरपालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उन्हें गठन के आधार कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड। तो इसका कूट के आधार पर इसको चयनित करना है। तो इसका जो सही आंसर जो है नंबर 1 जो है, सबसे पहले महाराष्ट्र का गठन हुआ, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद झारखंड और उसके बाद तेलंगाना। महाराष्ट्र का गठन जो है वो 1960 में बम्बई को द्विभाषी राज्यों में बांटकर मराठी भाषी के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी के लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया था 1960 में। नागालैंड का गठन जो है वो 1963 में किया गया, महाराष्ट्र जो है 1960 में। तेलंगाना का गठन जो है वो 2014 में किया गया था, 2 जून 2014 में। और झारखंड का गठन जो है वो सन 2000 में किया गया था। तो इसका सही जो क्रम है वो आपका है ए ऑप्शन, पहले महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है? कि पहला है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के रिट जारी कर सकता है। तीसरा, वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। और डी ऑप्शन, उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब कि उच्च न्यायालय को पूरे भारत अथवा किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, यही गलत है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 226 जो है सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत या भारत में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर ही किसी व्यक्ति या सरकार के प्राधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा वाद का नाम मूल संरचना से सुमेलित नहीं है? केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इंदिरा साहनी मामला और एसआर बम्बई मामला। जो इसका सही जो आंसर है कि मूल संरचना नहीं मूल ढांचे से समझने का सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। इंदिरा साहनी मामला जो है वो संबंधित नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स 1980 में। इंदिरा साहनी जो है, जो इसे मंडल मामले के नाम से भी जानते हैं, यह 1992 में हुआ था और इसमें कानून के शासन की बात की गई थी। और एसआर बम्बई मामला जो है 1994 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर कुमार पद्म प्रसाद मामला बात की जाए तो 1992 में हुआ था, जो मूल ढांचे से संबंधित है, जबकि इंदिरा साहनी का मामला जो है वो मूल ढांचे से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही हैं?
कि आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है और प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। और दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है। दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब पहला कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यह कथन जो है पूर्णतया गलत है, क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्र प्रशासन लागू नहीं होता है, आपातकाल घोषित नहीं होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह का संकट है, तभी राष्ट्रीय आपात हो सकता है। और मूल रूप से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ना कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग या भारतीय गुणवत्ता परिषद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारतीय गुणवत्ता परिषद। भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। लेकिन गुणवत्ता परिषद जो है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना जो है 1996 में की गई थी। 1996 में की गई थी, 1996 के तहत 1997 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के प्रधानमंत्री को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति को। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के किस मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, स्थगन प्रस्ताव। क्योंकि तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव आता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है और इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या किसी समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध पेश किया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव जो है वह केवल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है और भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। ना तो एक ही, ना तो दो, केवल दो, दोनों या फिर केवल एक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, लेकिन
इसमें 3 प्रावधान किए गए कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है और उसकी उम्र के संबंध में किसी प्रकार का निर्धारण संसद द्वारा ही किया जाएगा। वह राष्ट्रपति को त्याग पर सौंप कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर उसे हटा सकता है। इसलिए कथन जो है एक जो है सही है। दूसरा जो है दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है। तो दूसरा कथन भी जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों विचार की जो है सही क्रम में लगाइए कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और जी.वी.के. राव समिति। कूट के आधार पर इनको सही सिफारिश करना है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई। बलवंत राय मेहता जो समिति है इसका गठन जो है 1957 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो 1977 में किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति का जो है वो 1986 में और जी.वी.के. राव समिति का गठन जो है 1985 में। तो सही इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद में कार्यसाधक संख्या, राजभाषा के प्रयोग और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। केवल 1-4, 1-2-3-4, केवल 1-2-3 या केवल 3-4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1-2-3-4। और इन चारों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है? कि इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया और इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया। कौन सा सही है? केवल 1-2, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल 2। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा ही वायसराय की कार्यकारी में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया और इसी अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की प्रदान के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसी अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया और भारत राज सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य उसे हस्तांतरित किए गए और इसी अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसकी सिविल सेवक की भर्ती के लिए वर्ष 1926 में व्यवस्था की गई थी। इसलिए इसका केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है। जो केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया, इसके लिए 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार जो है वो उत्तरदायी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन से संबंधित है? 317, 318, 319 या 320। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अनुच्छेद 317। 317 जो है 300 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जैसे 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाया जाना, निलंबित किया जाना, 318 आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें, 319 आयोग के सदस्यों का सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य और 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार, 322 में लोक सेवा आयोग के खर्च और 323 में दिया गया है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में सही नहीं है? कि यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है और भारत ने इसे वर्ष 2006 में अनुमोदित किया। कौन सा सही है? ना तो 1 ना ही 2, दोनों, केवल 2 या केवल 1।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक संधि है, ना कि ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन जो है पूर्णतया सही है। यह शायद 2004 में लागू किया गया था और भारत ने इसे 2006 में अनुमोदित किया था। तो दूसरा कथन जो है सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।